Good morning, all of you. Welcome to today's class. जैसा आप देख रहे हैं कि today we are going to study the blood groups. और आप चूंकि सारे बायो के स्टूडेंट्स हो तो ब्लड ग्रुप आपके लिए नया नहीं है, आप सबने पढ़ रखा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है, रक्त समूह क्या है और किस प्रकार से इसका निर्धारण होता है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हाउ डू वी डिटरमिन दैट blood group of this person is A or blood group of that person is B or blood group of some other person is O or AB। इसको डिसाइड करने के लिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि there are 30 commonly occurring antigens which are found on the cell membrane of the RBC। यानी कि लाल रक्त कण की जो कोशिकाएं होती हैं उस पर करीब करीब 30 अलग अलग प्रकार के एंटीजन होते हैं। अब एंटीजन क्या है पहले इसको समझें। एंटीजन रासायनिक रूप से प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन है, लेकिन ये होना ये चाहिए कि जो एंटीजन होते हैं ये वो ग्लाइकोप्रोटीन या प्रोटीन होते हैं जो फॉरेन प्रोटीन होते हैं। अब इसको आप ऐसे समझिए कि हमारे शरीर में खूब सारे करीब हजारों के तरह के प्रोटीन्स हैं। हमारे बॉडी में हजारों तरह के प्रोटीन्स हैं, लेकिन मान लीजिए किसी दूसरे ह्यूमन बॉडी में कोई ऐसा प्रोटीन है जो मेरे शरीर में नहीं है, और वो प्रोटीन या वो ग्लाइकोप्रोटीन जब हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा तो वो एंटीजन का काम करेगा, क्योंकि एंटीजन्स में खासियत होती है कि दे आर इम्यूनोजेनिक। यानी उसमें क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को जागृत कर देने की, उसको स्टिमुलेट करने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से कि एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। एंटीजन्स आर दो ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटीन्स विच आर फॉरेन to the body. The body has not encountered this molecule previously, और इसकी वजह से क्या होता है कि जब हमारे शरीर में आता है तो वो एक घुसपैठिए की तरह ट्रीट किया जाता है, और फिर हमारा इम्यून सिस्टम ये कोशिश करता है कि उसको हम एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट करने का तरीका ये है कि जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए एंटीबॉडी बनाता है, जो एंटीबॉडी उस एंटीजन से रिएक्शन करके और उस एंटीजन को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे हमारे शरीर में अगर मान लीजिए कोई प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन है तो हमारे शरीर के लिए कभी वो एंटीजन का काम नहीं करेगा, क्योंकि वैसे ही बात हो गई जैसे खुद की सेना के खिलाफ कोई या खुद के आर्मी के पर्सन के खिलाफ कोई एक्शन होने लग जाए या कोई उसको मारने लग जाए। हाँ, अगर दो देश की सेनाएं हैं तो दोनों ही देश के सेनाएं जो होती है, दोनों ही देश के सेना में आर्मी मैन होते हैं, दोनों ही ह्यूमन बीइंग होते हैं, लेकिन एक देश की सेना का एक आदमी अगर दूसरे देश में चला जाए तो वो घुसपैठिया होता है। उसी प्रकार से अगर किसी और के शरीर का कोई प्रोटीन है जो हमारे शरीर में किसी वजह से इंट्रोड्यूस हो गया है, तो हमारा शरीर चूंकि उसको पहचानता नहीं है तो उसको घुसपैठिया या कोई अवांछनीय प्रोटीन की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा और उस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के चलते क्या होगा कि उस प्रोटीन को नष्ट कर दिया जाएगा। तो नॉर्मली जो ब्लड ग्रुप के लिए जिम्मेदार यही एंटीजन्स होते हैं, यही ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। तो जैसे कि बताया मैंने आपको कि जो एंटीजन्स होते हैं दे कॉज द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन सिंस द एंटीबॉडीज आर क्रिएटेड इन रेस्पॉन्स टू द एंटीजन that has entered into the body and it has not previously encountered by our body system। तो चूंकि वो बाहर से एंटीजन आया तो उसके खिलाफ ये एंटीबॉडी बना, और ये एंटीबॉडी एंटीजन से रिएक्शन करेगा। तो कहने का मतलब कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो भी एंटीजन हमारे शरीर का नहीं है उसके खिलाफ हमारे शरीर में एंटीबॉडी पाए जाते हैं, और इन्हीं एंटीजन के प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। तो जैसे दो सिस्टम होते हैं ब्लड ग्रुप टाइपिंग के, जो मेन सिस्टम है, कई सिस्टम है, एक है एबीओ टाइप और दूसरा है आरएच टाइप। तो हम चलिए देखते हैं। ये वही कहानी है जो इससे पहले वाली स्लाइड में हमने बताया कि द रेड सेल मेम्ब्रेन्स हैव द एंटीजन्स on their external surface। The antigens are the proteins और glycoprotein, they are unique to the individual। हर इंडिविजुअल में अलग होता है, और जैसे कि जितने ए ब्लड ग्रुप वाले हैं उनका जो एंटीजन है वो यूनिक है, बी ब्लड ग्रुप वाले का एक की तुलना में यूनिक है, और ये किसी दे आर रिकॉग्नाइज एज फॉरेन, ये किसी विदेशी या घुसपैठिए की तरह रिकॉग्नाइज किए जाते हैं अगर
किसी ऐसे पर्सन में दे दिया जाए, चला जाइए जहां की पहले से ये प्रोटीन मौजूद नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है और उसकी वजह से क्या होता है, दैट प्रमोट्स द एग्लूटिनेशन ऑफ रेड सेल्स। एग्लूटिनेशन मतलब गुच्छन, एक जगह पर लाल रक्त कण की खूब सारी कोशिकाएं एक साथ जमा हो जाती हैं और जमा इसलिए होती हैं कि उसका नष्ट किया जा सके, क्योंकि जब एक जगह पे खूब सारी आरबीसी जमा हो जाती है तो जो भक्षी कोशिकाएं, जो मोनोसाइट्स हैं, जो फैगोसाइट्स हैं, वो उसको आराम से खा सकती हैं। मोनोसाइट्स इसके पहले हम बता चुके हैं कि मैक्रोफेज कोशिकाएं होती हैं जो रक्त में पाई जाती हैं, तो ये इसको खा जाती हैं। अगर ये एक एक आरबीसी घूमता रहेगा कोई फॉरेन प्रोटीन लिए हुए, तो क्या होगा कि उसको पहचान करके खाना भक्षी कोशिकाओं के लिए मुश्किल होगा, लेकिन एक साथ अगर गुच्छे में मिलता है, इट कैन इजिली बी फैगोसाइटोस्ड। तो 30 से अलग ज्यादा प्रकार के एंटीजन सिस्टम होते हैं और जो मेजर ब्लड ग्रुप्स हैं वो AB और RH है, जो माइनर है केल है, किड है, डफी है, जिसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। तो देखिए ये ए एंटीजन है, ये कोन लाइक है और ग्रीन कलर का है, ये एंटीजन है। चूंकि इस आरबीसी पे, जो आरबीसी है इस पर ये वाला एंटीजन मौजूद है, इसलिए इसको हमने कहा ब्लड ग्रुप ए। उसी प्रकार से ये बी एंटीजन है, ये अगर आरबीसी पर है तो ऐसे प्रकार के ब्लड टाइप को हम कहेंगे बी। अगर ये दोनों ही प्रकार के एंटीजन उपस्थित हैं तो ब्लड ग्रुप होगा AB, और इसमें दोनों में से किसी प्रकार का एंटीजन उपस्थित नहीं है तो उसको हम कहेंगे ब्लड ग्रुप O। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम ब्लड ग्रुप A ट्रांसफर करेंगे, किसी ऐसे ट्रांसफ्यूज करेंगे किसी ऐसे पर्सन में जिसका ब्लड ग्रुप B है, अब क्योंकि ये ब्लड ग्रुप B वाला जो है इस एंटीजन को नहीं जानता, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा। जो एंटीबॉडी का जो नाम हम रखते हैं वो उस एंटीजन के आगे एंटी वर्ड लगा देते हैं। जैसे अगर हमने एंटी A लिखा तो मतलब ए एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बनेगा। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही ये ब्लड ग्रुप A ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, एंटी A बनेगा। अगर इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो एंटी B बनेंगे, ठीक है। अगर हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा, एंटी B बन जाएगा। अब क्या होगा कि जो एंटी A है और ये एंटीजन A है, ये दोनों के बीच रिएक्शन होगा जिससे कि इस आरबीसी का गुच्छन होगा। अगर ये यहाँ जाएगा तो क्या होगा, एंटी B और B के बीच रिएक्शन होगा जिसकी वजह से कि क्लम्पिंग हो जाएगी आरबीसी की और उसको नष्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो AB वाला ब्लड ग्रुप है, इसके साथ क्या है कि ये दोनों किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी इसके खिलाफ जो है ना, मतलब ये AB वाले को अगर कोई सा भी ब्लड ग्रुप दे दें, चाहे A दे दें या B दे दें, है ना, या फिर O दे दें, O पे चूंकि कोई एंटीजन नहीं है तो इसमें इसकी क्षमता नहीं है कि किसी दूसरे के शरीर में जाके एंटीबॉडी बनाए। तो AB एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके शरीर में कोई भी ब्लड आ जाए तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनेगी, इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट या सार्वभौमिक ग्राही, ठीक है। और O वाले के साथ क्या है कि ये इसका एनकाउंटर किसी भी एंटीजन से नहीं हुआ है, मतलब दे नो नीदर द A एंटीजन नॉर द B एंटीजन। अब क्या होगा, इसमें से कोई सा भी, इन तीनों में से कोई सा भी ब्लड ग्रुप अगर का ट्रांसफ्यूजन होगा इसके शरीर में तो क्या होगा, ये एंटीबॉडी बनाएंगे दोनों के खिलाफ। तो इसमें क्या होगा, एंटी B भी बनेगा और एंटी A भी बनेगा। तो इसमें एंटीजन कोई नहीं है लेकिन एंटीबॉडी दोनों है, इसमें एंटीजन दोनों है लेकिन इसका एंटीबॉडी कोई नहीं बनेगा। और इन दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये जो फिगर है, दिस इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द पर्सन्स कैरिंग डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स इन द पॉपुलेशन, कि एक किसी भी पॉपुलेशन में अलग अलग ब्लड ग्रुप वाले लोगों की जो अपेक्षिक संख्या है वो कितनी होती है, वो हम बताने की कोशिश करें। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये जो रिलेटिव रेशियो है अलग अलग ब्लड ग्रुप का पॉपुलेशन में, ये क्या होता है, दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट रेसेस। मतलब अलग अलग कंट्री में अलग होगा, एक ही कंट्री में अलग अलग प्रदेश हैं तो वहाँ अलग हो सकता है। अलग अलग रेस के लोग हैं, चाइनीज है, अमेरिकन है, अफ्रीकन है, निग्रो है, तो उसमें अलग अलग होगा। ये जो डाटा है ये किसी कोई पेपर पब्लिश हुआ है जो इंडिया का, पूरे इंडिया का सर्वे करके ये निकाला गया है। सैंपल साइज आप इसका देख सकते हो कि दिस इज ये है और प्लस ये है, मतलब इट इज अप्रॉक्सीमेटली 9786, करीब करीब 9800 के आसपास, है ना। तो उसमें क्या देखा गया कि 22.88% ब्लड ग्रुप ए वाले थे, 32.26% ब्लड ग्रुप बी वाले थे, 37.12% वाले ओ वाले थे और
ए बी वाले थे 7.74%। मतलब सबसे ज्यादा जो प्रिवलेंट, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिस ब्लड ग्रुप की थी वो था ओ, और सबसे कम था ए का। इसके अलावा ये जो दो एंटीजन हमने आपको ए और बी बताया, उसके अलावा एक और एंटीजन होता है, इसको हम आरएच फैक्टर कहते हैं। इसकी खोज भी कार्ल लैंडस्टेनर ने ही की थी बाद में। इसको डी एंटीजन भी कह सकते हैं आप। तो ये अगर मौजूद है तो आरएच पॉजिटिव या डी पॉजिटिव, अगर ये मौजूद नहीं है कोशिका के मेम्ब्रेन पर, आरबीसी के मेम्ब्रेन पर, तो वो नेगेटिव कहलाएगा, आरएच नेगेटिव कहलाएगा। तो इसमें देखिए कि 94% जो पॉपुलेशन है वो आरएच पॉजिटिव है, और करीब 5.395% के आसपास जो है वो आरएच नेगेटिव होते हैं। ये हम आपको पहले ही बता चुके कि जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन ए पाया जाएगा, बी है उसमें एंटीजन बी पाया जाएगा, ए वाले में एंटी बी पाया जाएगा। ये पहले से ही मौजूद होते हैं आमतौर पर बिना किसी प्रीवियस एनकाउंटर के। जो बी ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन एंटीबॉडी एंटी ए पाया जाएगा। ए बी वाले में चूंकि ये दोनों प्रकार के एंटीजन से इसका परिचय है, इसमें किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और ओ वाला जो है चूंकि इसका किसी एंटीजन से परिचय नहीं, न तो ये ए को जानते होता है न बी होता है, इसलिए दोनों प्रकार के एंटीबॉडी रहेंगे। एंड दैट्स वाई ओ सिर्फ ओ का ही ब्लड ले सकता है, जबकि बी वाला सबका ले सकता है। ओ ब्लड दे किसी को भी सकता है, ओ को, ए बी को, बी को, ए को, सबको ब्लड दे सकता है, इसलिए ओ को हम कहेंगे यूनिवर्सल डोनर, यानी कि ये सार्वभौमिक दाता है। और ए बी वाला सिर्फ खुद का ब्लड ले सकता है, नहीं, खुद सबका ब्लड ले सकता है, ए का, बी का, ए बी का, ओ का, किसी का भी ब्लड ले सकता है, लेकिन ये ब्लड देगा सिर्फ ए बी वाले को, किसी और बाकी तीनों में से किसी के शरीर में जाएगा तो ये एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन पैदा करेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी सार्वभौमिक ग्राही। वही कहानी यहाँ पर है आरबीसी में। देखिए ये ए एंटीजन है, जो सॉरी ब्लड ग्रुप ए जो है उसमें ए एंटीजन है, ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन है, ए बी में दोनों एंटीजन है, ओ में कोई एंटीजन नहीं है। जो एंटीबॉडी बन रहे हैं वो ब्लड ग्रुप ए में एंटी बी बनेगा, ब्लड ग्रुप बी में एंटी ए बनेगा, इसमें कोई नहीं बनेगा, इसमें दोनों बनेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो एंटीजन का जो एंटीबॉडी का जो एंटीजन, सब गलती से बोल गया मैं, एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूल है इसके देखिए ये 5 यूनिट आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ये पेंटामर है बेसिकली। एक किसी भी जो नॉर्मल एंटीबॉडी होती है उसका शेप कुछ यूं होता है, स्लाइटली वाई शेप का है ये, तो ये मोनोमर है। अब यहाँ ऐसे ऐसे 5 मॉलिक्यूल एक साथ एक कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ जुड़े रहते हैं, तो ये पेंटामर है। और पेंटामर होने से क्या होता है कि जो ब्लड की क्लम्पिंग होती है, एग्लूटिनेशन होता है, ये आसान हो जाता है। इस प्रकार के जो एंटीबॉडी हैं इसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन एम कहते हैं। और जब हम इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में पढ़ेंगे 5वें यूनिट में आपका, जहाँ इम्यूनोलॉजी अपने को पढ़ना है, तो वहाँ आप देखेंगे कि ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन एम है इसके 1, 2 है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 यूनिट है, इसमें 10 आर्म है। तो हर आर्म पर अगर एक एक आरबीसी ये पकड़ लेगा और उस आरबीसी से फिर कोई दूसरा एम जुड़ जाएगा तो कितना ज्यादा गुच्छन हो जाएगा। तो गुच्छन की क्रिया कराने में, एग्लूटिनेशन में, ये जो सबसे ज्यादा कारगर इसी प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन एम कहते हैं। ये कहानी हम बता चुके, सो आई एम गोइंग टू स्किप दिस स्लाइड। एबीओ ब्लड ग्रुप हम बता चुके आपको, कार्ल लैंडस्टेनर ने 1900 में इसको ढूंढा था, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है क्रॉस मैच कराना, खासतौर से अब ट्रांसफ्यूजन करते हैं ब्लड एक का दूसरे बॉडी में, किसी व्यक्ति में चढ़ाते हैं, तो उस कंडीशन में इसको कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ हम ये देखें कि जो एंटीजन है, व्हाट इज द केमिकल शेप और द प्रॉपर्टी ऑफ द एंटीजन इटसेल्फ। तो उससे पहले हम एक बात और बता दें आपको, आपने सेकेंड ईयर में एबीओ जो ब्लड ग्रुपिंग है उसकी जेनेटिक्स पढ़ रखी है, और आपको पता है कि एक ही जीन के यहाँ पर 3 एलील हैं। आमतौर पर किसी भी जीन के 2 ही एलील होते हैं, यहाँ पर 3 एलील है। जैसे इस जीन का 3 एलील है, IA, IB और IO। ये जो है मल्टी एलीलिक एक्सप्रेशन है। तो अगर IO जो है ये रिसेसिव होता है, बाकी ये दोनों जो हैं ये डोमिनेंट होते हैं। तो अगर IO है तो इसमें कोई भी एंटीजन जनरेट नहीं होगा, और ये होगा ब्लड ग्रुप O। उसी प्रकार से अगर IA है या IO है, क्योंकि ये रेसिसिव है IO और A डोमिनेंट है, तो इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो A होगा। उसी प्रकार से अगर IB है या IB और IO है तो ये ब्लड ग्रुप होगा B, और अगर IA और IB है तो ब्लड ग्रुप होगा AB।
अब देखिए, ये जो है एक जैसे मैंने कहा कि ग्लाइकोप्रोटीन शब्द कहा था। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब जिसमें शुगर और प्रोटीन दोनों हो। तो होता क्या है कि जो आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन है, इसके जो प्रोटीन के साथ ये जो है ना, ये एक छोटा सा ओलिगोसेकेराइड यानी कि कुछ मोनोसेकेराइड शर्कराओं की एक श्रृंखला लगी हुई है। ठीक है, ये सारी की सारी श्रृंखला जो है पूरी एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी होती है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है, गैलेक्टोज है और ये फिकोज है। मतलब ये 5 मोनोसेकेराइड है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है एंटीजन का। एबीओ ब्लड ग्रुप का जो एंटीजन इसका बेसिक स्ट्रक्चर है और ये पाया जाता है ब्लड ग्रुप ओ में। ये जो एंटीजन है ये ब्लड ग्रुप ओ में पाया जाता है, लेकिन चूंकि ये ए में भी पाया जाता है और बी में भी पाया जाता है, ये इसीलिए इसके खिलाफ कोई एंटीजेनिक रिएक्शन नहीं होता। चलिए देखते हैं अब ए और बी एंटीजन का निर्माण कैसे होता है। तो एच वाला एंटीजन तो आपने देखा, उसमें होता क्या, एक जो ए वाला जीन होता है उसमें एक एंजाइम के लिए वो उसका जीन कोड करता है, इसका नाम है एसिटाइल गैलेक्टोसामीन ट्रांसफरेज। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि एसिटाइल गैलेक्टोसामीन एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन उस चेन में और जुड़ जाता है, जिसके बाद हम कहेंगे उसको एंटीजन ए। जो बी वाला जीन है वो कोड करता है एक दूसरे एंजाइम का जिसका नाम है डी गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज, उससे डी गैलेक्टोज आके जुड़ता है। तो देखिए, जैसे ये स्ट्रक्चर तो हमने देखा ये ओ वाले में था, ठीक है, लेकिन ए वाले में क्या हुआ कि एक एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन और आके जुड़ गया, मतलब 6 मोनोसेकेराइड शुगर हो गए। अब ये जब हो गया तब ये हो गया एंटीजन ए। ये जो दोनों को मिला दिया हमने तो एंटीजन ए कहा इसको। उसी प्रकार से जो बी वाला है उसमें क्या होता है कि उसमें ये जो बेसिक जो ओ ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन था इसको एच एंटीजन कहते हैं और उसका कोई एंटीजेनिक रिएक्शन नहीं होता क्योंकि ये तीनों ही प्रकार के ब्लड ग्रुप में पाए जाते हैं। उसमें इसमें बी ब्लड ग्रुप में क्या हुआ कि एक डी गैलेक्टोज और जुड़ गया और उसके बाद क्या हुआ कि नाउ दिस एंटीजन दिस चेन ऑफ मोनोसेकेराइड वुड बी कॉल्ड एज एंटीजन बी। ठीक है, तो आपने एंटीजन ए और एंटीजन बी क्या होता है इसकी रासायनिक संरचना भी देख ली। अब RH जो ग्रुप है, एक RH जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, ये कार्ल लैंडस्टेनर ने करीब 1940 के आसपास ढूंढा था। एक और साइंटिस्ट थे, नाम भूल रहा हूं मैं, आप गूगल करके देख लेना। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि डी एंटीजन होता है या RH एंटीजन होता है। RH इसका नाम इसलिए पड़ा कि पहली बार इसको चूंकि बंदरों में देखा गया था, रीसस स्पीसीज के मंकी थे, इसलिए इसको RH कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि एबीओ सिस्टम में क्या होता है कि एबीओ सिस्टम में क्या होगा कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें करीब करीब पहले से एंटी बी मौजूद होगा, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसमें पहले से एंटी बी मौजूद होगा। लेकिन जो RH पॉजिटिव वाला है उसमें नैसर्गिक रूप से या पहले से एंटी डी मौजूद नहीं होगा। एंटी डी कब आएगा, जब एक्सपोजर होगा। मतलब RH पॉजिटिव वाले का ब्लड जब तक आप RH नेगेटिव में नहीं चढ़ाएंगे तब तक जो है वो एंटीबॉडी RH नेगेटिव वाले में नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब है प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी डी रिक्वायर्ड द एक्सपोजर ऑफ द एंटीजन। उस एंटीजन का आना शरीर में एक्सपोज होना बॉडी को इस एंटीजन से जरूरी है और ये काफी ज्यादा स्ट्रांगली इम्यूनोजेनिक होते हैं। इनका जो एंटीबॉडी क्रिएशन की जो क्षमता होती है ज्यादा होती है और ये बता ही चुके अगर मौजूद है तो RH नेगेटिव नहीं तो RH पॉजिटिव नहीं तो RH नेगेटिव। ठीक है, और चलिए इसको भी इसमें ये हमने बता चुके आपको कि करीब 95% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो RH पॉजिटिव होती है कहीं भी। और RH जो एंटीजन है ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके और RH जो पॉजिटिव फैटल सेल है इसको नुकसान करती है। RH जो ये जो एंटीबॉडी है ना ये प्लेसेंटा को पार कर जाती है। प्लेसेंटा को पार करने का काम जो एंटीबॉडी करती है वो IgG होता है। ठीक है, तो RH जो है ये मोनोमर टाइप का एंटीबॉडी बनेगा जो प्लेसेंटा को पार कर जाएगा। प्लेसेंटा को पार कर जाएगी तो उसके दूसरे कंसीक्वेंस हैं जो अभी थोड़ी देर में हम देखते हैं। ठीक है, इससे एक बीमारी होती है, इसको हम कहते हैं कि हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न।
RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव का जो क्रॉस मैच होता है, क्रॉस रिएक्शन होता है, उससे दो तरह की प्रॉब्लम होती है, एक HDN, दूसरा HTR। HTR मतलब हीमोलाइटिक इश्यू, हीमोलाइसिस ड्यू टू ट्रांसफ्यूजन। मतलब अगर एक का ब्लड दूसरे के शरीर में चढ़ा दिया जाए, RH पॉजिटिव वाले का RH नेगेटिव में चढ़ा दिया जाए, तो उससे जो इश्यू होगा उसको हम HTR बोलेंगे। जबकि ये HDN उसमें होता है, ये आमतौर पर मां के गर्भ में पल रहे शिशु में होता है। और कब होता है? वो होता है तब, मान लीजिए कि पिता अगर RH पॉजिटिव है और माँ जो है RH नेगेटिव है, तो जो शिशु होगा उसमें बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की होती है कि उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो RH पॉजिटिव होगा। फिर जब शिशु का ब्लड माँ के शरीर में जाएगा मैटरनल सर्कुलेशन से, तो माँ के शरीर में RH जो एंटीजन है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेंगे। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये प्लेसेंटा से पार कर जाता है, तो वो एंटीबॉडी जाकर के शिशु के शरीर में जाएंगे और शिशु की आरबीसी को नष्ट करने लग जाएंगे, शिशु मर जाएगा। और उसके कुछ फैटल कंसिक्वेंस ये होते हैं कि जो माँ जो कैरी कर रही है उस शिशु को, उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, उसके पूरे गायनिक सिस्टम को। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जो एंटीबॉडी हैं, उसके मोनोक्लोनल टेक्निक से कई प्रकार के एंटी-डी बनाए गए हैं और उसका D1, D2 ऐसे करके नाम रखा गया है। देखिए, ये हम बता चुके आपको कि RH एंटीजन जो होता है उससे एक्सपोजर होगा तभी एंटी-RH या एंटी-D बनेगा। और ये देखिए, एंटी-RH कैन क्रॉस प्लेसेंटा, ये हम बता चुके आपको। इससे जो प्रॉब्लम होती है इसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, या फिर उसको हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न कहते हैं। ये खास तौर से कब होता है? व्हेन द RH नेगेटिव लेडी मैरिंग RH पॉजिटिव मैन। If the baby is RH positive, fatal RBC leaks of the maternal circulation during the placental separation। ये डिलीवरी और एबॉर्शन के टाइम में बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है। मदर जो है चूंकि एंटी-RH एंटीबॉडी बनाती है, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ये थोड़ा सा हम समझते हैं आगे दूसरे डायग्राम। जैसे देखिए, ये मदर है, ये RH नेगेटिव है, शिशु जो है ये RH पॉजिटिव है क्योंकि पिता इसके RH पॉजिटिव है। तो इसके ब्लड में जो आरबीसी था, ये जब मदर के शरीर में जाएगा तो मदर का शरीर जो है एंटी-RH बनाना शुरू कर देगा। एंटी-RH एंटीबॉडी बन गया। फिर ये जब शिशु के जब प्लेसेंटल सर्कुलेशन में जाएगा तो ये क्या करेगा? शिशु के आरबीसी को नष्ट करने लगेगा। तो एक्चुअली ये काम होता है। लेकिन होता क्या है कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी में फिर भी क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स बनने में और उसको थोड़ा सा कंसोलिडेट होने में टाइम लगता है, तो पहली प्रेगनेंसी फिर भी आमतौर पर निकल जाती है एबॉर्शन या जब उसका शिशु का जन्म होता है उस समय। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? सेकंड प्रेगनेंसी। सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम होता है ना, उसके साथ एक और खासियत होती है कि उसमें कुछ मेमोरी सेल्स बनते हैं। मेमोरी सेल्स याद रखते हैं पिछले एंटीजन के एनकाउंटर को, और सेकंड टाइम जब आता है जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, तो उसमें जो एंटीजेनिक रिस्पॉन्स या इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स काफी स्ट्रांग होता है पहली की तुलना में। जब दूसरी बार ये कोई शिशु फिर गर्भ में आएगा, तो उस टाइम एंटीबॉडी बनाने की जो क्षमता होगी वो कई गुना बढ़ जाएगी माँ के ब्लड की, और फिर उससे क्या होगा कि शिशु का बचना मुश्किल है, माँ के लाइफ को भी खतरा हो सकता है। इसके प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं कि जो एंटी-डी है ना, एंटी-डी एंटीबॉडी, इसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बना लेते हैं। जो दवा है वो एक एंटीबॉडी है जो एंटी-डी एंटीबॉडी के खिलाफ एंटीबॉडी है। तो ये क्या करेगा कि इसको जब आप दे देंगे, जितने भी एंटी-डी एंटीबॉडी बने हैं वो सारे के सारे ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हो पाता है। जैसे फैटल ब्लड सेल्स है, इसके RH फैक्टर थे, तो ये एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटी-डी एंटीबॉडी बना, और आमतौर पर क्या होगा कि ये शिशु के शरीर पर जाकर के इसको नष्ट कर देंगे। लेकिन बाय द वे, अगर हमने वो दवा दे दी तो क्या होगा, ये सारा का सारा जो एंटीबॉडी है ना, ये पहले ही ब्लॉक हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इस प्रकार का एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से इस दवा से इस प्रॉब्लम को, जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस है या HDN है, इससे बचा जा सकता है इस सिचुएशन से। ठीक है, ये दवा बन गई है, और ये भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से टेक्निक जो आपको बताया था सेकेंड ईयर में,
उसी से बनती है। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है ये दो कंडीशन में होता है, या तो हेमरेज हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से, फिर ट्रॉमा हो गया जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो गया, या फिर वो पर्सन एनीमिया से सफर कर रहा है, ल्यूकोपेनिया से सफर कर रहा है। ये एक डिजीज थैलेसीमिया होती है जिसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर में की थी। उसमें क्या होता है कि हर महीने आपको क्या करना पड़ता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है। ये ट्रांसफ्यूजन अगर सेम स्पीसीज के सेम आदमी में किया जाए, मतलब एक आदमी का खून है और उसी का खून उसके शरीर में फिर से चढ़ाया जाए किसी वजह से, तो इसको हम ऑटोलोगस कहेंगे। नहीं तो फिर हम इसको, अगर एक आदमी का दूसरे आदमी में चढ़ाया जाए, सेम स्पीसीज का होना चाहिए, तो इसको हम हेट्रोलॉगस कहेंगे। और एग्लूटिनेशन जो होता है, जैसे कि अभी हम देखेंगे कि एग्लूटिनेशन होने से क्या होता है कि आरबीसी चूंकि नष्ट होने लगती है, और आरबीसी जो नष्ट होगी वो एक पिगमेंट के रूप में बिलिरुबिन बिलिबर्डिन बनता है, आप जानते हो। तो उससे क्या होगा, उसकी अधिकता से जॉन्डिस का कंडीशन होगा। उसी प्रकार से रीनल फेलियर हो जाता है, क्योंकि जो रीनल ट्यूब्स होते हैं वहां पर हीमोग्लोबिन जो गुच्छे में जाता है वहां ब्लॉकेज कर देता है। हीमोलाइसिस होती है, मतलब हीमोग्लोबिन टूटते हैं, उसकी लाइसिस हो जाती है, लीक करने लगता है हीमोग्लोबिन। ये सारा होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के चलते। जैसे देखिए कि ये डोनर है, ये टाइप ए है, जो रेसिपियन है टाइप बी है। इसका एंटीजन जब इसके शरीर में जाएगा तो क्या बनाएगा, एंटी ए बनाएगा। तो अब क्या होगा कि डोनर का जो आरबीसी है उस पर एंटी ए लग गया, और ये तो अभी आपको मोनोमर के साथ देख रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि इसके पे जैसे 5 आर्म हमने आपको बताए थे, पांचों आर्म पर एक एक आरबीसी लग जाएगा, है ना। मतलब होगा क्या कि हर आर्म पर एक एक आरबीसी जब लग जाएगा तो कितने आरबीसी हो जाएंगे। ये बहुत सिंप्लीफाई करके ये डायग्राम दिखाया गया है। और बेसिकली ये जो भी हम आपको एंटीजन का शेप साइज बता रही है, इलस्ट्रेटिव है, इसका स्ट्रक्चर अलग होता है, आपने देखा। तो ये जो बेसिकली जो एग्लूटिनेशन होता है ना, उससे एक काम तो ये होता है कि जो फैगोसाइटिक सेल्स इसको खा जाती है, नंबर 1। या फिर इसमें क्या होता है कि जो डोनर का सेल है वो ब्रस्ट कर जाता है, जैसे बैलून फूल के फूट जाता है ना, वैसे ही फूट जाते हैं। तो इससे क्या होता है, किडनी डैमेज होता है। दूसरी बात की जो ब्लड वेसल्स है वहां वो गुच्छे जाकर, देखिए यहाँ गुच्छे जमा हो गए हैं इस ब्लड वेसल में, उससे ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है। और खास तौर से जो बहुत पतली, जैसे हृदय की कोरोनरी आर्टरीज वगैरह है, वहां पर जाके ब्लॉकेज कर दे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका मतलब अगर ये बिना ब्लड ग्रुप मैच कराए अगर किसी का ब्लड चढ़ा दिया जाए तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है। तो ये क्रॉस टाइप ब्लड टाइपिंग या क्रॉस मैचिंग होती है, कैसे होती है देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक एंटी डी की चर्चा नहीं है। ये देखिए, ये है एंटी सिरा ए, मतलब इसमें एंटीबॉडी ए भरा हुआ है, ये ब्लू कलर का है। ये हम आपको ये प्रैक्टिकल कराएंगे क्लास में जब भी कॉलेज खुलेगा। दूसरे में एंटी सिरा बी बना हुआ है, ठीक है। एंटी सिरा बी का कलर आप देख रहे हो येलो है। तो नॉर्मली जब हम ब्लड किसी का निडल से जब हम किसी की उंगली में थोड़ा सा प्रिक करते हैं ना, तो ब्लड जो निकलता है, तो एक स्लाइड पर हम उसके क्या करते हैं, एक स्लाइड पर हमको 3 जगह पर एक एक ड्रॉप ब्लड हम ले लेते हैं। एक में हम डालते हैं एंटी सिरा ए, दूसरे में डालते हैं एंटी सिरा बी, और तीसरे में डालते हैं हम एंटी सिरा डी, जिसका फोटो नहीं है यहाँ पे। तो अब क्या है कि अगर इसके डालने के बाद क्लम्पिंग हो गई, क्लम्पिंग या जो एग्लूटिनेशन आपको बिल्कुल मतलब बिना माइक्रोस्कोप के ऐसे ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक दूध फटा हुआ देखा होगा, जैसे फटे हुए दूध में क्या होता है कि क्रीम बिल्कुल अलग हो जाता है, उसका पानी वाला भाग बिल्कुल अलग हो जाता है। वैसे ब्लड में आपको बिल्कुल पानी वाला भाग, जो प्लाज्मा वाला पार्ट अलग हो जाएगा, और ये जो आरबीसी है सारी क्लम्प्ड, आपको क्रीम जैसे क्लम्प हो जाता है, क्लम्प्ड आपको ही दिखेगा। तो अगर एंटी ए के साथ क्लम्पिंग हो रही है मतलब ब्लड ग्रुप इसका ए है, लेकिन यहाँ कोई क्लम्पिंग नहीं है, इसका मतलब इसका ब्लड ग्रुप ए है। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर क्लम्पिंग नहीं हुई, लेकिन एंटी बी के साथ क्लम्पिंग हो गई, मतलब ब्लड ग्रुप बी है। इसमें क्या हुआ कि इसके साथ भी क्लम्पिंग हो गई और इसके साथ भी क्लम्पिंग हो गई, तो ब्लड ग्रुप ए भी हुआ। इसमें किसी के साथ क्लम्पिंग नहीं हुई, मतलब इसमें क्या है कि कोई एंटीजन है ही नहीं, तो इस वजह से क्लम्पिंग नहीं हुई और फिर ये ब्लड ग्रुप हो गया ओ, ठीक है। ये देखिए कि अगर ओ ब्लड ग्रुप होगा, दोनों ही जो एंटी सीरम आप डालेंगे, ब्लू और पीला वाला, उससे कोई क्लम्पिंग नहीं होगी। ए वाले में एंटी ए के साथ क्लम्पिंग होगी, एंटी बी के साथ नहीं होगी। बी वाले में इसके साथ क्लम्पिंग होगी, इसके साथ नहीं होगी।
और ए बी वाले में दोनों के साथ क्लम्पिंग होगी। ये देखिए थोड़ा और इलस्ट्रेटिव है, यहाँ क्या हुआ, एंटी सिरा ए के साथ क्लम्पिंग हुई, बी के साथ नहीं हुई, डी के साथ हो गई, मतलब ये RH पॉजिटिव है और ए ब्लड ग्रुप है, मतलब ए पॉजिटिव हो गया। इसमें यहाँ पर क्लम्पिंग हुई, इन दोनों में क्लम्पिंग नहीं हुई, मतलब ए नेगेटिव हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर ए में क्लम्पिंग नहीं हुई, बी में हुई और डी में हुई, मतलब बी पॉजिटिव हो गया। इस यहाँ ए में भी नहीं हुई और डी में भी नहीं हुई, मतलब बी नेगेटिव हो गया, ठीक है। और ए बी में क्या होगा कि इसमें तीनों में क्लम्पिंग हो गई तो ए बी पॉजिटिव, इसमें क्लम्पिंग नहीं हुई तो ए बी नेगेटिव। फिर इसमें ओ है, इसमें ए और बी में तो क्लम्पिंग नहीं हुई लेकिन डी में क्लम्पिंग हो गई थी, ये ओ पॉजिटिव हो गया। और इसमें तीनों में किसी में क्लम्पिंग नहीं हुई तो ये ओ नेगेटिव हो गया। ये बहुत ही रेयर प्रकार का ब्लड ग्रुप है। और इसके साथ मैं बता दूं कि इस आदमी को जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, ये बहुत ही रेयर है, मिलता ही नहीं है, पॉपुलेशन में नहीं मिलेगा बहुत लोगों में। और इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इस बंदे का अगर एक्सीडेंट हो जाए, इसको अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए तो ये ओ नेगेटिव को छोड़ करके किसी का ब्लड नहीं ले सकता। तो इसलिए ऐसे लोगों को ज्यादा संभल के रहना पड़ता है, क्योंकि इनको अगर ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो इनको ओ नेगेटिव वाले को छोड़ करके ब्लड ग्रुप देने वाला कोई नहीं, और ओ नेगेटिव वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो इसी के साथ इस ब्लड ग्रुप का जो लेक्चर है उसको हम आज खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।